अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम हमारे जमात हफ्तों के साइंस के तीसरे सबक का तीसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप बेहद सर्द इलाकों में नदियाँ तालाब वगैरह जम जाने के बावजूद आबी हैवानात किस तरह ज़िंदा रहते हैं। आपको पता है कि बहुत सर्द इलाकों में भी समंदर जम जाते हैं, लेकिन उनके अंदर आबी जानदार ज़िंदा रहते हैं। तो वो किस तरह ज़िंदा रहते हैं वो आपको मालूम करना है। यहाँ पर हम अमल देखेंगे। 2 बड़े गिलास लीजिए, इनमें पानी डालिए। 1 गिलास के पानी में 4-5 चमचे नमक डालकर पूरी तरह हल कर दीजिए। दूसरे गिलास के पानी में आलू डालिए। आलू पानी में डूब जाएगा। आलू को इस गिलास से निकालकर नमकीन पानी में डालिए और मुशाहिदा कीजिए। नमक पानी में डालने से इस गिलास के पानी की कसाफत बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई कसाफत की वजह से आलू पानी पर तैरने लगता है। कुएं या तालाब के पानी में तैरने की बनिस्बत समंदर में तैरना क्यों आसान होता है। यहाँ देखो, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि हम 2 बड़ा गिलास लेंगे। 1 गिलास में हम पहले पानी भरेंगे, आलू डालेंगे, आलू उसमें आराम से डूब जाएगा। दूसरे गिलास में हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे, काफ़ी नमक डालेंगे, पानी को अच्छा खासा नमकीन कर लेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जब हम आलू डालेंगे तो अब वही आलू, उतने ही वज़न का वही आलू जो पानी में पिछली बार डूब गया था, अब वो उस पानी पर तैरेगा। तो क्यों, इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि नमकीन पानी की कसाफत बढ़ जाती है और कसाफत बढ़ जाने की वजह से जो चीज़ हम उसके अंदर डालते हैं वो उस पर तैरने लगती है। तो इस वजह से ये जो आगे एक सवाल दिया है कि कुएं या तालाब के पानी में तैरने की बनिस्बत समंदर में तैरना क्यों आसान होता है। क्योंकि कुएं और तालाब का पानी मीठा होता है और समंदर का पानी खारा होता है, जिसमें नमक काफ़ी तादाद में नमक मौजूद होता है। और पानी में नमक की मौजूदगी की वजह से पानी की कसाफत बढ़ जाती है और इस वजह से हमारा पानी में तैरना आसान हो जाता है बनिस्बत कुएं या तालाब के पानी के। दर्ज बाला अमल में गिलास के पानी में नमक डालने पर वो हल हो जाता है, यानी वो नज़र नहीं आता। नमक का नज़र ना आना यानी क्या होना है, यानी घुल जाना है, मिक्स हो जाना है, पानी में हल हो जाना है। पानी में हल होते वक्त नमक के ज़रात इसमें फैल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे होते जाते, आखिर में इतने महीन हो जाते कि नज़र नहीं आते, यानी वो पानी तन में पूरी तरह घुल जाते। इसी को हल होना कहता है। तो हम जो पानी की खुसूसियत पढ़ रहे थे, उसमें एक खुसूसियत ये है कि मीठे पानी की बनिस्बत नमकीन पानी की कसाफत ज़्यादा होती है और उसमें की चीज़ें डूबती नहीं है बल्कि तैरती हैं। दूसरी चीज़, जो पानी होता है उसकी एक खुसूसियत ये भी है कि वो उसमें डाली हुई ज़्यादातर चीज़ें उसके अंदर हल हो जाती हैं। और देखो, मुनहिल किसे कहते हैं? जो शय हल होती है, जैसे पानी में हम नमक अगर मिला रहे हैं तो नमक मुनहिल कहलाएगा क्योंकि वो पानी में हल हो जाएगा। मुहल्लिल, जिस शय में मुनहिल हल हो जाता है, यानी पानी में हम नमक मिला रहे हैं तो पानी जो हो जाएगा वो मुहल्लिल कहलाएगा, यानी जिसमें मुनहिल हल होता है। और महलूल, जब मुनहिल और मुहल्लिल पूरी तरह आपस में मिल जाते हैं तो महलूल तैयार होता है, जैसे शक्कर का घोल, नमक का घोल। खुसूसियात की बिना पर पानी का इस्तेमाल, यानी पानी की जो खुसूसियात है उसकी बिना पर हम पानी का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की सैलानियत की वजह से इसका इस्तेमाल बहरी सफ़र में होता है। बुलंदी से नीचे गिरने वाले पानी का इस्तेमाल करके जनरेटर के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है, यानी जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है जिसे हम झरना कहते हैं, तो वो झरने में जो तवानाई होती है गिरने की वजह से जो उसके अंदर तवानाई पैदा होती है, उस तवानाई के ज़रिए जनरेटर के ज़रिए बिजली तैयार की जाती है। पानी एक अच्छा
तब्दीली माए होने की वजह से गाड़ियों के रेडिएटर में इंजन की दर्जे हरारत को काबू में रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मतलब किसी भी चीज़ की हरारत को कम करने के लिए पानी अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए गाड़ी को ठंडा रखने के लिए उसकी रेडिएटर में इंजन की दर्जे हरारत, जब क्योंकि इंजन चलता है तो वो बहुत गर्म हो जाता है और ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो नुकसान पहुंच सकता है गाड़ी को। गाड़ी जल सकती है, उसके अंदर के वायर जल सकते हैं, उसके पार्ट्स जल सकते हैं। तो इसके लिए गाड़ी को ठंडा रखना ज़रूरी है। तो ठंडा रखने के लिए उसके रेडिएटर में पानी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि गाड़ी ठंडी रहे, गरम ना हो। पानी में कई किस्म की अशिया हल होती है। पानी को एक आफाकी मोहल्ले कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हल हो जाती है, इसलिए उसको आफाकी मोहल्ले भी कहा जाता है। मोहल्ले के तौर पर इसका इस्तेमाल कारखानों, तजुर्बा गाहों, ग़िज़ाई अशिया, जिस्म के अंदर होने वाले हज़मे का अमल, अखराज वगैरह जैसे कई हयाती अफ़ाल में होता है। यानी उसके अंदर अच्छी तरह किसी भी चीज़ को हल कर लेने की ख़ासियत होती है। इसलिए जहाँ भी कोई चीज़ मिलाने का अमल होता है वहाँ ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल होता है। गुस्ल करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना आपको अच्छी तरह समझ में आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, जो हम कुदरती वसाइल पढ़ रहे हैं उसमें पहले हमने हवा पढ़ी, पानी पढ़ा, अब हमें मिट्टी की खुसूसियात पढ़ना है। रंग मिट्टी की अहम खुसूसियात है। रंग मिट्टी की अहम खुसूसियात यानी मिट्टी कई रंगों में पाई जाती है। लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, इस तरह कई रंगों में मिट्टी पाई जाती है। कई अमल के नतीजे में मिट्टी को रंग हासिल होता है। ज़मीन की सतही हिस्से की मिट्टी का रंग नीचे की तह की मिट्टी के रंग से गहरा होता है। यानी ऊपर की जो सतह रहती है उसका रंग गहरा होता है, नीचे की तह की मिट्टी के उसका रंग हल्का होता है और नीचे की तह की मिट्टी का रंग, जो ज़मीन की ऊपरी सतह की जो मिट्टी होती है उसका रंग गहरा होता है और ज़मीन के अंदर की जो मिट्टी होती है उसका रंग थोड़ा हल्का होता है। मिट्टी मुख्तलिफ़ रंगों की होती है जैसे काली, लाल, सुर्खी माइल, जर्द, खाकी। जैसे मैंने बताया कई रंगों में मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के रंग की दर्जाबंदी में मिट्टी का रंग ज़मीन की दर्जाबंदी में फ़ायदेमंद साबित होता है। मतलब उसका जो रंग है उसकी वजह से उसकी दर्जाबंदी करना आसान होता है। इसी तरह इसका इस्तेमाल ज़मीन की खुसूसियात की मालूमात के लिए भी होता है। मतलब ज़मीन की खुसूसियात किस किस्म की होगी उसका बहुत असर उसके रंग पर भी होता है। इस तरह मिट्टी के रंग की बिना पर इसके मेयार, ज़रखेज़ी, पानी का रिसाव, पानी को रोकने की सलाहियत वगैरह का ताल्लुक़ की वजाहत होती है। यानी मिट्टी किस रंग की है उससे उसका मेयार मालूम पड़ता है, मिट्टी कितनी ज़रखेज़ होगी वो मालूम पड़ता है, उसमें पानी कितना रिसेगा वो पता चलता है और कौन सी मिट्टी कितना पानी को रोक सकती है वो पता चलता है। अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है? इन सब चीज़ों की ज़रूरत खेती बाड़ी में, काश्तकारी में, शजकारी में होती है। तो वहाँ पर मिट्टी के रंग की काफ़ी अहमियत होती है जिसकी वजह से नबातात की नशोनुमा का अमल तेज़ी से होता है। मिट्टी का रंग इसकी साख, हयाती अज्जा, इसी तरह लोहा, चूना जैसे कीमियाई अज्जा पर मुनहसर होता है। मिट्टी का रंग या उसकी साख यानी वो कैसी दिखती है उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसमें कौन से हयाती अज्जा हैं, उसमें लोहा कितना है, उसमें चूना कितना है, उसमें और कीमियाई अज्जा कितने हैं, उस हिसाब से मिट्टी का रंग तब्दील होता जाता है। यहाँ पर देखो हमको एक अमल करना है। ज़रूरी अशिया 3 पैमाइशी इस्तेवानर, कांच की 3 कीफ़ें, जाजिब कागज़, पानी, बारीक रेत, मोटी रेत, गमले की मिट्टी। इस तरह हमको देखो 3 अलग अलग किस्म की मिट्टी लेना है। हमको लेना है बारीक मिट्टी,
सॉरी बारीक रेत, जो ये समंदर के किनारे रेत रहती ना, वो बारीक वाली लेना है और थोड़ी मोटी वाली रेत लेना है। देखो रेत भी दो किस्म की रहती है, थोड़ी मोटी और बारीक। तो हमको एक बारीक वाली रेत लेना है, एक मोटी वाली थोड़ी रेत लेना है, और जो आम तौर से हम गमले में फूल लगाते हैं वो गमले की मिट्टी लेना है। इस तरह हम 3 अलग अलग किस्म की मिट्टी ले लेंगे। और तीनों अब अमल हमको क्या करना है, तीनों कीफ़ों में जाजिब कागज़ रखिए। देखो एक कागज़ होता है जो पानी, जो किसी भी चीज़ को जज़्ब करता है, उसको जाजिब कागज़ कहते हैं। तो हमको क्या करना है, ये शक्ल के मुताबिक इस्तेवाने के ऊपर, तीनों इस्तेवाने पर एक एक कीफ़ रखना है। या जो शक्ल में दिखाई दे रहा है, देखो ये है इस्तेवाना, ये है इस्तेवाना, ये इस्तेवाना है। फिर ये ऊपर देखेंगे ये कीफ़ है, ये कीफ़ है, और उसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है जाजिब कागज़ है। समझा आपको? तो हमको क्या करना है, ये शक्ल के मुताबिक पहले इस्तेवाने लेना है, इस्तेवाने के अंदर कीफ़ रखना है, कीफ़ के अंदर हमको जाजिब कागज़ दी हुई शक्ल के मुताबिक लगा देना है। तीनों कीफ़ों में जाजिब कागज़ रखिए। अब कीफ़ अलीफ़ में बारीक रेत, बे में रेतीली मिट्टी, जीम में गमले की मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी मसावी मिकदार में डालना है। मतलब तीनों में मिट्टी बराबर मिकदार में डालना है। हर कीफ़ में यकसा मिकदार में पानी डालिए। और अब हम क्या करेंगे कि जितना अलीफ़ में पानी डाल रहे हैं ना इस्तेवाना में, उतना ही बे वाले में भी डालना है और उतना ही जीम वाले में भी डालना है। तो जब हम उसके बाद पानी डालने के बाद इस्तेवाने का मुशाहिदा करेंगे, हमने पानी बराबर डाला, हमने इस्तेवाने में मिट्टी भी बराबर नाप के ली है। फिर भी हम क्या देखते हैं कि अलीफ़ में पानी सबसे ज़्यादा जमा होगा, बे वाले इस्तेवाने में नीचे पानी उससे कम जमा होगा, और थर्ड वाले में पानी उससे भी कम जमा होगा। यानी पहले वाले में जो हमने पहले अलीफ़ में जो डाले हैं, अलीफ़ में हमने क्या डाले हैं, बारीक रेत। तो बारीक रेत जो है उसमें पानी संभालने की जो ताकत होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए ज़्यादा पानी बह जाता है ना। बे में जब हम रेतीली मिट्टी जो ले रहे हैं उसमें उसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा पानी रुकता है। और तीसरे में जब हम गमले की चिकनी मिट्टी लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पानी को अपने पर जज्ब रोकने की सलाहियत होती है। तो इसलिए देखो चिकनी मिट्टी में ज़्यादातर खेती बाड़ी वगैरह होती है। तो यानी जिस चीज़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे फल सब्ज़ियाँ चिकनी मिट्टी में लगाई जाती हैं। जिस फलों को या पौधों को कम पानी की ज़रूरत होती है उसको रेत में लगाया जाता है। मतलब इसी तरह अलग अलग हिसाब से चीज़ों को उनकी पानी कितना उनको चाहिए उस हिसाब से खेती बाड़ी या शजरकारी की जाती है। मिट्टी की तरकीब यानी टेक्सचर कैसी वो होती है। मिट्टी में मुख्तलिफ जसामत के ज़रात के तनासुब पर मिट्टी की साख तय होती है। मतलब उसके अंदर जो चीज़ें मिली हैं, जो ज़रात मिले हैं, वो किस तरह के होंगे। अगर वो मोटे होंगे तो उसका टेक्सचर, उसको हाथ लगाने पे हमको मोटा नज़र आएगा। अगर उसके अंदर के ज़रात बारीक बारीक होंगे तो हमको हाथ लगाने में वो बारीक नज़र आएगी। तो जो रेतीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी होती, देखो यहाँ शक्ल में दिखाया गया है ऊपर वाला, ये आप देखेंगे है ना। रेतीली मिट्टी यानी इसमें मोटे मोटे ज़रात आपको नज़र आएंगे। रेतीली मिट्टी में रेत बड़े ज़रात का तनासुब ज़्यादा होता है। रेतीली मिट्टी कम ज़रखेज़ होती है, इसमें से पानी जल्द बह जाता है। ऐसी मिट्टी में हल चलाना बहुत आसान होता है। रेतीली मिट्टी कम ज़रखेज़ होती है क्योंकि इसकी ज़रात सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज़ जैसी मादनी शय से बनते हैं। ये पानी में हल नहीं होते, इसलिए इस मिट्टी में ग़िज़ाई अशिया मुहैया करने की सलाहियत नहायत कम होती है। यानी ये जो रेतीली मिट्टी होती है
اس میں پانی بھی کم بہت زیادہ رکتا نہیں ہے، اس کے ذرات بھی موٹے موٹے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو غذائی مادے ہوتے ہیں یا جو مٹی نباتات کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں وافر مقدار میں موجود نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد آئے گے، یہ دیکھو یہاں ریڈ کلر کی جو آپ کو لوم مٹی دکھے گی، لوم۔ اس مٹی میں زراعت کی جسامت اوسط ہوتی ہے۔ اس میں ریتیلی زمین کی طرح ہل چلانا آسان نہیں ہوتا، لیکن چکنی مٹی کی طرح مشقت کرنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو لوم مٹی ہوتی ہے یہ چکنی مٹی کی طرح اس میں ہل چلانے جیسے بہت مشکل ہوتا ہے ویسا بھی نہیں ہوتا، اور ایک دم آسانی سے بھی ہل نہیں چلتا اس میں۔ اس مٹی کو ساحلی مٹی بھی کہتے ہیں، مطلب یہ ساحلی سمندر کے قریب کی مٹی رہتی ہے، اس لیے ان کو ساحلی مٹی بھی کہتے ہیں۔ اب چکنی مٹی، اس مٹی میں باریک زراعت کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چکنی مٹی کے زراعت کو چھونے سے وہ ملائم محسوس ہوتی ہے، اس میں پانی روکنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ چکنی مٹی جو ہوتی ہے کیونکہ اس کے زراعت بہت باریک باریک ہوتے ہیں، اس لیے جب ہم اس کو ہاتھ سے چھوتے ہیں تو ہمیں وہ بہت ملائم سی نظر آتی ہے، اور چکنی مٹی میں پانی کو روکنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، چکنی مٹی کو ہل چلانے کے لیے مشکل کیوں کہا جاتا ہے؟ ریتیلی مٹی کو ہل چلانے کے لیے آسان کیوں کہتے ہیں؟ لوم مٹی میں پانی روکنے کی صلاحیت کتنی ہوتی ہے؟ کون سی مٹی فصلوں کے لیے مناسب ہے اور کیوں؟ اب یہاں دیکھو ہم نے ابھی پڑھے، پیچھے ہم نے سب کے ٹیکسچر پڑھ چکے ہیں، اس کی وہ بنسبت ہی آسان اور مشکل ہوتا ہے ہل چلانا، جس میں جتنے باریک زراعت ہوں گے، جو جتنا چکنا ہوگا اس میں ہل چلانے میں اتنی مشکل پیش آئے گی، اور جس کے زراعت جتنے موٹے ہوں گے اس میں ہل چلانا اتنا آسان ہوگا۔ مٹی کے زراعت کی شکلوں کے لحاظ سے ستون نما پرتدارانہ زراعت سے ڈھیلوں کی شکل میں مٹی بنتی ہے۔ پرتدار دانے دار زراعت سے ڈھیلوں کی شکلیں بنتی ہیں۔ دیکھو الگ الگ مٹی سے کس طرح کی شکل بن رہی ہے وہ یہاں سے آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے تو کس مٹی سے کیسی شکل بنے گی وہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین کی زرخیزی مٹی کی ساخت پر منحصر ہوتی ہے۔ مٹی کی ساخت بہتر ہونے سے ذیل کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، یعنی زمین کتنی زرخیز ہوگی وہ مٹی کس چیز سے بنی ہے اس کی ساخت پہ منحصر ہوتا ہے۔ مٹی کی ساخت بہتر ہونے سے ذیل کے فائدے ہوتے ہیں، یعنی مٹی جتنی زرخیز ہوں گی، اس کی ساخت جتنی اچھی ہوگی تو ہم کو نیچے یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ کیا فائدے؟ جڑوں کو مناسب مقدار میں آکسیجن حاصل ہوگی، یعنی اگر مٹی کی ساخت اچھی ہے، اس میں جو شامل زراعت میں کافی خصوصیات موجود ہیں، تو ایسے پودوں کی جڑوں میں وافر مقدار میں یعنی کافی مقدار میں آکسیجن ملے گی، پانی کا رساؤ اچھی طرح ہوگا، جس کی وجہ سے جڑوں کی نشو و نما مناسب انداز میں ہوگی۔ اب مٹی کا استعمال ہم دیکھتے ہیں۔ نباتات کی حفاظت، نباتات کی نشو و نما کرنا سب سے مین جو ہے مٹی میں سے شجرکاری ہوتی ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے، مطلب نباتات کی افزائش و نسل ہوتی ہے، تو نباتات کی نشو و نما کرنا یہ مٹی کا ایک کام ہے۔ آبی وسائل، مٹی پانی روکے رکھتی ہے، اس لیے بند تالاب کے ذریعے ہم 12 مہینے پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی ابھی کیا آبی وسائل یعنی مٹی پانی روکے رکھتی ہے، اس لیے بند اور تالاب کے ذریعے ہم پانی کو روک سکتے ہیں۔ تشکل، مٹی کو جیسی چاہے شکل دی جا سکتی ہے، یعنی مٹی میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ آپ اس کو جیسا چاہے ویسی شکل میں اس کو ڈال سکتے ہیں۔ مٹی کی اس خصوصیت کو تشکل کہتے ہیں، مطلب جس میں یہ خصوصیت ہو کہ ہم اس کو کسی بھی شکل میں ڈھال سکیں تو اس کو ہم تشکل کہتے ہیں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے ہم مٹی کی مختلف شکلوں کی چیزیں بنا سکتے ہیں، ان کو تپا کر مضبوطی پیدا کر سکتے ہیں، مثلاً مٹکے، رنجن، چراغ، مورتیاں، اینٹ وغیرہ۔ دیکھو یہاں کچھ شکلیں دی بھی گئی ہیں کہ ہم اسے اینٹ بنا سکتے ہیں، گملے بنا سکتے ہیں، مٹی کے برتن بنا سکتے ہیں، چینی مٹی سے کپ، سوسر، پیالیاں بنائی جاتی ہیں۔ اب آگے بتایا ہے
चीनी मिट्टी, ये देखो ये चीनी मिट्टी जिससे हम कप जो रोज़ाना हम चाय पीने के लिए प्याले और कप का इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सा, वो चीनी मिट्टी होती है। ये सफ़ेद रंग की होती है। इससे कप, तश्तरियाँ, हमाम के फ़र्श, टंकियाँ, तर्जुबगा के आलात, मुखौटे, मर्तबान वगैरह बनाए जाते हैं। शालू मिट्टी, ये सफ़ेदी माइल होती है, पुतले, मूर्तियाँ वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती हैं। टेराकोटा, इस मिट्टी से गमले, नुमाइशी चीज़ें बनाई जाती हैं। मुल्तानी मिट्टी, ये ज़ेब व ज़ीनत की अशिया में इस्तेमाल होती है। इससे देखो फेस पैक वगैरह ज़्यादातर बनाया जाता है। चीनी मिट्टी को ओलिनाइट नामी एक किस्म की मादनी शय, ये चीनी मिट्टी जो है ये के ओलिनाइट नामी एक किस्म की मादनी शय है। ये चीन में पाई जाती है, इसीलिए हम इसे चीनी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी को हरारत पहुंचाने पर इसमें चमक और सख्ती पैदा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। मिट्टी की जांच, अब मिट्टी की जांच किस तरह, यानी मिट्टी को अलग अलग कैटेगरी में डालने के लिए उसकी जांच ज़रूरी होती है। मिट्टी की जांच करने से ज़मीन के मुख्तलिफ अज्जा के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल होती है। मिट्टी का रंग, बनावट, नेज़ इसमें पाए जाने वाले नामियाती मादों का तनासुब मालूम होता है। मिट्टी में कौन से अज्जा की कमी है, इसे दूर करने के लिए की जाने वाली तदाबीर की मनसूबाबंदी के लिए हम मिट्टी की जाँच करते हैं। मिट्टी की जाँच के लिए जमा किया गया मिट्टी का नमूना 8 से 10 दिन तक खुली जगह पर रखकर खुश्क करें। इसे धूप में ना रखें, बाद में इसे छलनी के ज़रिए छान लें। मिट्टी की खुसूसियात वाज़ेह होने के लिए pH और बरगुजारी और इन दोनों की जांच ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी उसको pH और बरगुजारी इस तरह की दो जांचों की ख़ास तौर पर की जाती है। मुख्तलिफ तजुर्बात की बिना पर आप अपने खेत की मिट्टी की ज़रख़ेज़ी मालूम कर सकते हैं। मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कम होने के बावजूद मिट्टी का pH 6 से कम या 8 से ज़्यादा, मिट्टी का pH 6 से कम या 8 से ज़्यादा, यानी जब मिट्टी कब कही जाएगी कि उसकी ज़रख़ेज़ी कम हो गई है, तो मिट्टी का pH जो रेट है वो या तो 6 से कम होगा या 8 से ज़्यादा होगा। नामियाती मादों की तनासुब की कमी, उसमें नामियाती मादे कम होंगे। ज़मीन से पानी का इखराज ना होना, ज़मीन ज़्यादा पानी का इखराज ना कर सके। मुसलसल एक ही फसल लगाना, देखो हम बार बार अगर खेतों में एक ही टाइप की फसल लगाते हैं तो उससे उसकी ज़रख़ेज़ी कम होती है। इसलिए किसान लोग जो हैं अक्सर अपनी फसलों का वो बदल के लगाते हैं। मुसलसल खारे पानी का इस्तेमाल, तो खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा खारे पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे भी पौधों की नशोनुमा पे फ़र्क पड़ता है। कीमियाई खादों और हशरात कुछ दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, हमको देखो अगर हम कीमियाई खाद और दवा जरासीम कुछ दवाओं का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करेंगे ना तो भी मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कम होती है। तो हमको खाद भी जो नेचुरल खाद होती हैं तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो जैसे गोबर से बनी हुई, सड़े गले पत्तों से बनी हुई, घर के जो हमारे गीले कचड़े हैं उससे बनी हुई, तो ये जो कुदरती खाद जो रहती है उसका इस्तेमाल हमको ज़्यादा करना चाहिए और कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अब एक और देखो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बैनुल-अक़वामी यौम मिट्टी 5 दिसंबर, यानी मिट्टी की हिफाजत की का दिन उसको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। डेनमार्क के साइंसदान सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की क़ुव्वत पर मुनहसर pH का तयन किया। मिट्टी की तादीलीपन को वाज़ेह करने के लिए पानी और मिट्टी को एक तनासुब 2 की निस्बत में मिलाकर मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिर की मदद से जांच की जाती है। इसके लिहाज से मिट्टी की 3 किस्में हैं, यानी उसमें अलग अलग किस्म की चीज़ें डालकर उनकी जांच की जाती हैं। तेज़ाबी मिट्टी जो रहती है उसका pH जो है 6.5 से कम होता है। मोतदिल मिट्टी जो कहलाती है उसमें pH जो है वो 6 से लेकर 7.5 तक होता है।
اور اساسی مٹی جو ہوتی ہے وہ اس میں پی ایچ 7.5 سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح ہم مٹی کا پی ایچ کے ذریعے مٹی کی الگ الگ خصوصیت کو پہچان سکتے ہیں یا اس کی قسموں کو پہچان سکتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کیمیائی کھادیں زیادہ مقدار میں استعمال کی جائیں تو زمین کی ساکھ بگڑ جاتی ہے، زمین بیج بونے کے قابل نہیں رہتی۔ زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے کے لیے فصلیں بدل بدل کر لگانا چاہیے۔ مثلاً گیہوں کی فصل نکالنے کے بعد زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں مونگ پھلی، مونگ، مٹکی، مٹر، ارہر، چنا، سویا بین جیسی فصلیں لگانی چاہیے، جس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی کا کمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ مطلب جب ہم گیہوں لگائیں تو اس کے بعد مونگ پھلی، مونگ، مٹکی، مٹر، ارہر، چنا، سویا بین اس طرح کی کوئی فصل لگانی چاہیے، جس سے جو ہے زمین کی جو زرخیزی کم ہوئی ہے وہ واپس سے بحال ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔